जय हिंद। आप सभी को ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की, जो कि संबंधित है जैव विकास से। हमने पिछली वीडियो में ऊतक के बारे में समझाया था और बहुत सारे बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन था, इसीलिए मैंने ऊतकों का पूरा डिस्क्रिप्शन भी बता दिया था कि किस तरीके से ऊतक कहाँ पाए जाते हैं और क्या काम करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जैव विकास से संबंधित कुछ प्रश्न, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं खास तौर पर। तो आप जो देखें, इन चीज़ों को देखें कि ये जो है किससे संबंधित है, रेलवे की एग्जाम से संबंधित। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर जो साइंटिस्ट थे 1828 के द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों या नस्लों में से नहीं है। तो देखिए, जॉर्जेस क्यूवियर जो है ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने मनुष्य का वर्गीकरण किया है उसकी त्वचा के आधार पर, खोपड़ी के आधार पर, खोपड़ी के साइज के आधार पर, अलग अलग तरीके से इन्होंने व्यक्ति का वर्णन किया है। तो यहाँ पर उसमें बताया गया है कि खोपड़ी या त्वचा के रंग के आधार पर जो मनुष्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उन्होंने ऐसा बताया था। पहले जो होते हैं वो होते हैं काकेशियाई। ठीक है, इनकी त्वचा का रंग जो होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। काकेशियाई जो होते हैं ये सफ़ेद त्वचा वाले होते हैं। दूसरे होते हैं मंगोल कल्प। इनकी त्वचा का जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। तीसरा जो होता है वो है निग्रोयड। इनकी त्वचा का रंग जो होता है वो कैसा होता है, काला होता है। तो यहाँ पर तीनों ही रूप दे रखे हैं मनुष्य के। जो अलग है वो क्या है, लेपलैंड्रियोड। ठीक है, अलग क्या है, लेपलैंड्रियोड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण उनके शारीरिक बनावट के विभिन्न लक्षणों जैसे त्वचा का रंग, खोपड़ी की लंबाई, कद, बाल, चेहरे की आकृति, आंखों की बनावट के आधार पर किया गया है। ठीक है, फ्रेंच वैज्ञानिक थे जॉर्जेस क्यूवियर, जिन्होंने मनुष्य जाति को उनकी चमड़ी के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। पहला क्या था, काकेशियाई सफ़ेद, मंगोलियाड पीला और ग्रीनॉइड काला के रूप में विभाजित किया था। यही मैंने भी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया है। सबसे पहले बात आती है होमोसेपियंस शब्द क्या है। होमोसेपियंस जो है ये एक वैज्ञानिक नाम है, किसका है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है ना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम या अन्य जंतुओं के जो वैज्ञानिक नाम दिए थे वो एक वैज्ञानिक ने दी। मनुष्य का या अन्य जीवों के जो वैज्ञानिक नाम दिए थे या जंतु वैज्ञानिक नाम वो दिए थे कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, किसने दिए थे, कैरोलस लीनियस। उन्हें कार्ल लीनियस भी कहा जाता है। कार्ल लीनियस के द्वारा ही जंतु जगत का या आप ऐसा बोल सकते हैं द्विजगत वर्गीकरण दिया गया है। द्विजगत वर्गीकरण कैरोलस लीनियस के द्वारा ही दिया गया है। उस द्विजगत वर्गीकरण में क्या क्या था, तो पहला इसमें था पादप और दूसरा इसमें था जंतु। ठीक है, पादप और जंतु के बारे में इन्होंने बताया था। यहाँ मनुष्य क्या है, मनुष्य जंतु में आता है। ठीक है, एनिमल में आते हैं। हम किस प्रकार के एनिमल है, हम मैमल्स हैं। ठीक है, स्तनधारी जीव है हम। तो हमारा जो वैज्ञानिक नाम है या मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वो किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है कैरोलस लीनियस के थ्रू। सी लीनियस लिखा हुआ है, सी का मतलब होता है कैरोलस और लीनियस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखो आप। स्वीडन के जीव वैज्ञानिक, स्वीडन के थे, कभी कभी यहाँ की जगह भी पूछ ली जाती है। स्वीडन के जीव विज्ञानी कैरोलस लीनियस द्वारा होमोसेपियंस यानी कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम दिया था। अगला प्रश्न देखो आप। ये और भी वैज्ञानिक नाम है, इनमें से जो ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि मनुष्य का क्या है, होमोसेपियंस है। बिल्ली का क्या है, फेलिस कैटस है। मेंढक का राना ट्रिग्रीना। सरसों का होता है ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस। धान का होता है ओराइजा सटाइवा। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। आम का होता है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो एग्जाम में जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आम का है, धान का है, मनुष्य का है और मेंढक का है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है, तो आप सारी चीज़ें नोट कर ले तो काफ़ी अच्छा है। और अगर नहीं याद हो पाता है तो ये 3 तो आप जनरली याद कर ही लें। ठीक है,
3 4। चलो आगे बढ़ते हैं हम। होमोसेपियन शब्द किसने गढ़ा है, शब्द किसने दिया, यही पूछा है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सी लीनियस, कैरोलस लीनियस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये शब्द किसने दिया है, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, हर्बर्ट स्पेंसर या आर्किमिडीज। देखिए ये जो शब्द दिया था, ये शब्द संबंधित है किससे, प्राकृतिक चयन से। और प्राकृतिक चयन एक पुस्तक का नाम है जो कि किसके द्वारा दिया गया है, या जो स्पीशीज वाली जो पुस्तक होती है वो दी थी, किसने दी थी, डार्विन ने दी थी। ठीक है, उसी में इस वाक्य का भी प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। डिस्क्रिप्शन देखो आप और क्लियर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक वाक्यांश जो प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करता है। इस वाक्यांश को ब्रिटिश पॉलीमैथ दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा गढ़ा गया है, मतलब ये शब्द दिया गया है। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसके बहुत सारे संस्करण थे। ठीक है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस वाक्यांश का प्रयोग अपनी पुस्तक जीव विज्ञान का सिद्धांत में किया। चार्ल्स डार्विन ने इस वाक्यांश का प्रयोग कब किया था, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज के 5वें संस्करण में, कब, 1869। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं। यहाँ पर ऐसा पूछा गया है कि उत्पत्ति और संरचना तो समान है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है, तो वो क्या कहलाते हैं, समजात कहलाते हैं, समजातीय या समरूप कहलाते हैं, विषम जाति या समवृत्ति क्या कहलाते हैं, वो समजात कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या है, मनुष्य में आते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो, वो किस में आते हैं, सब मनुष्य में आते हैं, है ना। सभी की उत्पत्ति एक ही तरह से हुई है कि फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना और फिर बच्चे ने रूप ले लिया, इसी तरीके से हुई है। तो उत्पत्ति भी सभी की समान है, संरचना भी लगभग समान ही होती है, लगभग क्या पूरी तरीके से समान होती है। सभी की 2 आँखें, 2 कान है ना, नाक है, मुंह है, इस तरीके से सभी की संरचना है, लेकिन कार्य सभी के भिन्न भिन्न है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है ना, इस तरीके से। तो कार्य तो भिन्न है लेकिन शरीर जो है उसकी संरचना है वो समान है, उत्पत्ति भी समान तरीके से हुई है। तो ये जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, समजात कहलाते हैं। ठीक है, समान जाति हो गई ना, सभी लोग किस में आते हैं, समान जाति में आते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, समजात कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल साइंस के हिसाब से दे रखे हैं। वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं किंतु कार्य में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी में पंख भी आगे बढ़ने के लिए होते हैं, है ना। अग्रपाद मनुष्य की बाजू, घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य की बाजू और गाय के अग्रपाद, ये सभी क्या है, ये सभी क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, समान कार्य करते तथा देखने में भी समान है लेकिन उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, वो क्या कहलाते हैं, वो समरूप कहलाते हैं। ठीक है, कार्य समान है, उत्पत्ति देखने में भी समान है लेकिन उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, तो वो क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कीट के पंख, चमगादड़ के पंख और भेल और पक्षी के पंख, सभी के पंख अलग अलग होते हैं ना, सभी का अपना अपना कार्य होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। वही पूछ लिया यहाँ पर जो अभी पिछली डेफिनेशन थी, क्या कहा जाता है, समरूप कहा जाता है। ठीक है, कार्य समान है लेकिन उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, समरूप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे अंग जिसकी मौलिक संरचना तो समान है किंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न है, समजात। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो पिछला क्वेश्चन था वही है, रिक्त स्थान समरूप अंग है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चारों अंग है, इनमें से आपको बताना है कि समरूप क्या है। मतलब कि उनका कार्य तो समान है लेकिन उनके उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न है, तो वो क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। ऑप्शन है, ब्लास्टर की पूंछ और व्हेल के फाल, चमगादड़ के पंख और व्हेल के पंख। ठीक है, कुत्ते का पैर और डॉल्फिन का फ्लिपर, मानव हाथ और बैल का पैर। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल की फॉल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इनके जो कार्य है वो समान है लेकिन जो अंग है वो भिन्न भिन्न है। अंग मतलब कि इनकी उत्पत्ति और संरचना दोनों ही भिन्न भिन्न, कार्य दोनों एक ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव जाति होमोसेपियंस की प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ देखे जा सकते हैं? सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये पूछा गया है। तो देखिए, पूरे विश्व को मिलाकर 7 महाद्वीप होते हैं। उनमें से महाद्वीपों के ही नाम यहाँ दे रखे हैं। उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया और अफ्रीका, 4 महाद्वीप ये हैं। उसके बाद में क्या होता है, दक्षिणी अमेरिका होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है और यूरोप होता है। तो इस तरीके से 7 महाद्वीप होते हैं। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ नहीं दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि मनुष्य की उत्पत्ति के अवशेष किस महाद्वीप से मिले हैं? तो मनुष्य की उत्पत्ति के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं अफ्रीका से, है ना। पुरानी जब खोज हुई थी तब पता चला था कि लगभग 2 लाख साल पहले मनुष्य कहाँ निवास करते थे, मतलब एक जनजाति के रूप में निवास करते थे अफ्रीका के जंगलों में, ठीक है, जनजाति के रूप में थे ये। लेकिन अभी जो वर्तमान में इसकी खोज हुई है तब पता चला है कि 2 लाख साल पहले की बात नहीं है, ये 3 लाख साल पहले की बात है, जब मनुष्य के अवशेष अफ्रीका के यहाँ से मिले थे, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से मिले थे। तो ये एक जनजाति थी, आदि मानव जैसे दिखते थे, यहीं से मनुष्य की उत्पत्ति हो गई। पहले वो ऐसे दौड़ते हुए, मतलब हाथ पैर के सहयोग से दौड़ लगाते थे, फिर धीरे धीरे पैरों के बल चलने लगे, फिर ऐसे झुककर चलने लगे, फिर सीधा होकर खड़े। आपने शायद 9th 10th में पढ़ा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है सोशल साइंस की बुक में। तो यही वो पूरा आपको समझाने के तौर पर वो पूरा पिक्चर है, ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो। मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। अभी तक के खोज के अनुसार होमोसेपियंस का उद्भव 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका को माना जा रहा है, लेकिन नई खोज के मुताबिक 3 लाख साल पहले ही होमोसेपियंस के अवशेष उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट हो गई है शायद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न में से रिक्त स्थान विकसित हुए हैं। पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका या अमेरिका। कहाँ से विकसित हुए हैं हम? अफ्रीका से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उदयन जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती है में योगदान नहीं करता है? अपसारी विकास, आनुवंशिक प्रभाव, भौगोलिक पार्थक्य या विभिन्नता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए, अपसारी विकास। देखो, अपसारी विकास जो है बिल्कुल अलग है। आनुवंशिकता प्रवाह का मतलब होता है कि ऑफस्प्रिंग जनरेट करके एक के बाद एक पीढ़ी को बढ़ाना, वो क्या कहलाता है? आनुवंशिक प्रवाह कहलाता है। विभिन्नता में भी यही चीज़ें आती है कि दादा दादी के जो गुण थे वो, मतलब दादा दादी की जो सोच थी वो हमारी सोच नहीं है, तो जब जब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे बढ़ती जाती है, सारी पीढ़ियाँ जनरेशन बढ़ती जाती है, तो उनमें विभिन्नता आ जाती है। तो ये भी है, भौगोलिक पार्थक्य भी है ना। क्या नहीं है इसमें? तो ये अपसारी विकास है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये बिल्कुल ही अलग हो गया। अपसारी विकास जाति उन्नयन में योगदान नहीं करता है। अपसारी विकास किसी एक पूर्वज जाति के विकास की विकासीय अपसरण को कहते हैं, ठीक है, मतलब एक ही जाति है जो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसी को क्या कहा जाता है? अपसारी विकास। लेकिन हम क्या है, हम तो बहुत सारी, हमारे अंदर तो बहुत सारी कैटेगरी होती है, सभी अपने 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 पूर्वज होते हैं, तो पढ़ रहे हैं वो। जैसे घोड़ा व मृग दोनों धावी प्राणी हैं, तथा गिलहरी व प्राइमेट्स वृक्ष वासी हैं, निवास करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या अमेरिका? वही मनुष्य की उत्पत्ति के अवशेष कहाँ मिले हैं? अफ्रीका में मिले। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति के आनुवांशिक मूल अफ्रीका में मौजूद हुए हैं, है ना, ये डिस्क्रिप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है, कहाँ से लगाया जा सकता है? सारे महाद्वीपों के नाम दे रखे हैं, अफ्रीकी मूल से, अमेरिकी मूल से, दक्षिणी एशियाई मूल से या पूर्वी एशियाई मूल से। तो कहाँ से मिले थे अवशेष? अफ्रीका मूल से, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, नहीं है डिस्क्रिप्शन। चलो, जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास, भौतिक विकास, जैविक विकास या कृत्रिम, किससे संबंधित है? रासायनिक या जैविक? जैविक विकास, ठीक है। ओपेरियन का सिद्धांत, अच्छा, ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ओपेरन का सिद्धांत जो है वो रासायनिक विकास से संबंधित।
ठीक है। ऑपेरियन का सिद्धांत रासायनिक विकास से किस तरीके से, देखो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। ऑपेरिन, रूम व हॉल्डेन इंग्लैंड के अनुसार जीव की उत्पत्ति पहले से अवस्थित जीव रहित कार्बनिक पदार्थ से हुई है। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण अकार्बनिक पदार्थों से हुआ है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति में सहयोग करते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ऐसा उनका सोचना था। जीवन की उत्पत्ति, च्योर बीजाणु सिद्धांत, स्वतः जनन सिद्धांत, जीवन जीवोत्पत्ति सिद्धांत या रासायनिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये सारे सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है? श्वसन, प्रजनन, बचाव या प्रसार। श्वसन यानी कि सांस लेना, क्या सांस लेने से जो जनसंख्या है वो बढ़ सकती है? नहीं बढ़ेगी। पाचन से, क्या पाचन से जनसंख्या बढ़ती है? नहीं। या जो विलुप्त हो रही जातियां हैं वो बच सकती हैं या बढ़ सकती है क्या पाचन से? नहीं। प्रसार से? नहीं। किससे बढ़ती है? प्रजनन से, रिप्रोडक्शन से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रिप्रोडक्शन होगा तभी तो सेम जाति या प्रजाति की ऑफस्प्रिंग जनरेट होगी, उनके बच्चे पैदा होंगे और वही प्रजातियां आगे बढ़ती रहेगी। और जो प्रजातियां विलुप्त हो रही वही अपने बच्चे पैदा करेंगे, तभी तो जनसंख्या उनकी भी बढ़ेगी। कोई चीजें विलुप्त नहीं हो पाएगी, तो क्या आएगा इसमें सही? प्रजनन, रिप्रोडक्शन। डिस्क्रिप्शन देख लो आप इसका। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। ठीक है, यदि कोई प्रजाति प्रजनन करने में सक्षम नहीं है तो वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। किसी प्रजाति के विलुप्त से पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता आती है। ठीक है, अगर प्रजनन में वो सक्षम नहीं होती है ना। प्रजनन किसके माध्यम से होता है? तो प्रजनन जो होता है मादा और नर के जो भी स्मॉलेस्ट सेल होती है उनके फर्टिलाइजेशन के थ्रू हो जाता है ना। अगर ये नहीं है सक्षम तो फिर वो उनकी ऑफस्प्रिंग जनरेट ही नहीं हो पाएगी। निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने में? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, प्रजनन, संचरण, श्वसन या पाचन। बस एक ऑप्शन इसमें गलत अलग कर दिया है, प्रसार की जगह क्या कर दिया है? संचरण। सही आंसर क्या आएगा इसमें? प्रजनन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, ऑक्सीजन परमाणु अधिक थी या फिर नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे। आद्य वायुमंडल है ना, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। ऑप्शन बी। डिस्क्रिप्शन देखो तो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वातावरण की ऐसी स्थिति जिसमें ऑक्सीजन की तो कमी हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीकरण रुक जाता है और ऑक्सीकारक गैसें जैसे कि हाइड्रोजन, जल वाष्प सक्रिय हो जाते हैं। अब ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण मतलब रुक जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीकरण रुक ही जाएगा। ऑक्सीजन सही मात्रा में रहेगा तो ऑक्सीकरण भी होगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीकरण नहीं हो पा रहा है, तो जो बाकी की गैसें जैसे कि हाइड्रोजन, जल वाष्प ये ज़्यादा और बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, निषेचन, बर्डिंग या फिर पुनर्जनन। क्या होगा इसका सही आंसर? जीवधारियों में नई प्रजाति का अधिक क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक होती? द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। ठीक है, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन मतलब होता है कि जब मादा के ओवम और नर के स्पर्म आपस में मिलते हैं, है ना, द्विवर्ण होगा इसमें। मादा अलग वर्ण की है और नर अलग वर्ण का, तो दोनों के अणुओं के विभाजन से दोनों के विभाजन हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इससे जो नया जीव उत्पन्न होगा वही क्या होगा? नई प्रजाति का क्रमिक विकास होगा। ठीक है, मतलब कि ओवम और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज हुए तो नया जीव ही तो बना, नए बच्चे का जन्म ही तो हुआ है एक सेल के रूप में। ठीक है, जो क्या कहलाता है? जायगोट, युग्मनज कहलाता है, तो ये नया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन देख लो। अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप जीन के नए संयोग की बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर, जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नर एवं मादा में गुणसूत्रों के क्रोमेटिड खंडों में अदला बदली हो जाती है, जिससे माता व पिता के गुणों के नए संयोग बनते हैं। अतः अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बने युग्मक समान नहीं होते हैं, है ना।
क्योंकि इसमें जीन्स के नए संयोग बनते हैं जिससे जीवों के विकास क्रम में सहायता मिलती है। ठीक है, मान लिया कि जो मेल है फीमेल है, इनके गुणसूत्र एक्सचेंज हो जाते हैं, तो जो 22 पेयर होते हैं गुणसूत्रों के वो तो दोनों में सेम रहते हैं, दोनों में 22 इधर 22 इधर दोनों सेम रहेंगे। लेकिन मेल में एक गुणसूत्र 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, बाकी फीमेल में तो 23 सेम ही रहते हैं। इसमें जो एक अलग रहेगा वो रहेगा एक्स और वाई। यहाँ पर एक्स एक्स रहते हैं, जब एक्स और वाई मिलते हैं तो बेबी बॉय हो जाता है। ठीक है, जब एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलते हैं, गुणसूत्र मिलते हैं तो बेबी बॉय हो जाता है, और एक्स एक्स मिलते हैं तो बेबी गर्ल हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम के मेल पर, कि अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिल रहा है तो जो बेबी होगा वो गर्ल होगी, और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिल रहा है तो वो बेबी बॉय होगा। तो ये डिपेंड करता है ओनली ऑन मेल क्रोमोसोम पर। ठीक है, मेल क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज अभी पिछले क्वेश्चनों में बताया गया था किसके द्वारा लिखी गई है। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, जॉन बर्टन सैंडरसन, हॉल्डेन, चार्ल्स डार्विन या फिर कार्ल लिनियस। तो एन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक जो पुस्तक है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 5-6 संस्करण है इसके। ठीक है, 24 नवंबर 1859 ईस्वी में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक अवधारणा और क्रम विकास संबंधित जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। इस पुस्तक में जीवों की उत्पत्ति, विकास तथा विकास को जैव विकास द्वारा समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे? रोजोइक ईरा, ईरा मतलब कि जो समय था उसको एरा कहा जाता है, ईरा लिखा हुआ एरा कहा जाता है। प्रोटीरोइजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा या फिर मेसोजोइक एरा। तो मेसोजोइक एरा में ही जो डायनासोर थे और साथ में सरीसृप और डायनासोर जो थे वो इसी समय में फले फूले थे, और इस समय को भी आगे चलकर 3 भागों में विभाजित किया गया था, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। एक तो होता है सिट्रियसिक, दूसरा होता है जुरेसिक, तीसरा होता है क्रिटेशियस। तो जो जुरेसिक होता है इस एरा में सबसे ज्यादा डायनासोर देखने को मिले हैं। जुरेसिक आपने मूवी भी देखी होगी, हॉलीवुड मूवी है जुरासिक पार्क। ठीक है, वो डायनासोर के ऊपर ही बनी हुई है। तो जुरेसिक क्या नाम है, मेसोजोइक काल के जुरेसिक काल में सबसे ज्यादा डायनासोर की प्रजाति जो थी वो फैली हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, पुनर्संयोजन या नॉन रैंडम मेंटिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन किस तरीके से होगा? डिस्क्रिप्शन देखो आप। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जिन्स में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं। ठीक है, जिन्स में परिवर्तन हो जाते तभी तो नए जीव बनेंगे, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि वंशागत होते, जो कि वंशागत भी होते हैं और पीढ़ियों में वर्ण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति भी करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, मेल एंड फीमेल के स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होते हैं तो नया जायगोट बन जाता है, और वही किस में बदल जाता है? एम्ब्रियो में, और फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और वो किस में बदल जाता है? बच्चे में बदल जाता है ना। 5 महीने के बाद में उसका पूरा शरीर विकसित हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप जो है वो माता के ब्लड ग्रुप के हिसाब से ही होगा या पिता के ब्लड ग्रुप से के हिसाब से होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये वंशागत है, कोई भी ब्लड ग्रुप उसमें आ सकता है, उसके लक्षण आ सकते हैं, नए जीन्स उसमें आ सकते हैं, माता पिता के मिक्सचर वाले जो जीन्स है उस बच्चे में आ सकते हैं। यही क्या है? यही आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार इसमें परिवर्तन है, इसी को कहा जाता है प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन, परिवर्तन, पुनः संयोजन या फिर नॉन रैंडम मेंटिंग। क्या कहा जाता है? वही क्वेश्चन है
ठीक है, ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वही कहते हैं, प्राकृतिक चयन ही कहें। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देख लो, जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत या प्रतिपादित किया है। ठीक है, जो सिद्धांत जो था वो प्रतिपादित किया है, और पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक में निष्कर्ष का भी वर्णन किया है, दिए गए निष्कर्ष का भी वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? प्रोटोसेराटॉप्स, टायरेनोसोरस रेक्ट, डिप्लोडोकस या कॉम्प्सोग्रेथस? थोड़ा एंडा बेंडा से इसके ऑप्शन है ना, तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा? टायरेनोसोरस रेक्ट। क्या होता है डिस्क्रिप्शन में देखो, डायनासोर की एक प्रजाति होती है, सारी की सारी डायनासोर की प्रजाति थी, इसमें से ये भी एक क्या है? डायनासोर की प्रजाति ही लिजार्ड वाला है। इसी को क्या कहा जाता, मतलब टाइगर लिजार्ड कहा जाता है इसको, क्योंकि जमीन पर रहने वाला सबसे विशाल का जानवर। तो बड़े बड़े डायनासोर आपने देखे ना, सबसे विशाल था इस प्रजाति का डायनासोर, जिसकी लंबाई कितनी थी? 12.8 मीटर, मतलब कि 24 फीट थी। और अवशेषों के आधार पर यह 6.7 से लेकर 6.55 करोड़ वर्ष पहले तक पाया जाता था। इतने वर्ष पहले तक ये पाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या? अभी मैंने जब ये क्वेश्चन आया था इस टाइप का, तब मैंने बताया था होमोसेपियंस का मतलब क्या होता है। इरेक्ट होमो, यहाँ पर साइंटिफिक मतलब साइंस में ही पूछा गया है, में नहीं पूछा। इरेक्ट होमिनिड, लार्ज बैंड होमिनिड, बाइपिडल होमिनिड या फिर वाइज होमिनिड? इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन ए, इरेक्ट होमिनिड। और ये डी आएगा। का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, वाइज होमिनिड, है ना। वाइज होमिनिड कहा जाता है होमोसेपियंस को। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ होता है ज्ञानी मानव या बुद्धिमान मनुष्य। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? वाइज होमिनिड। इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है? वाइज होमिनिड। होमोसेपियंस में प्रथम शब्द होता है होमो, जिसका अर्थ होता है जीनस, और सेपियंस का मतलब होता है स्पीशीज। ठीक है, इन दोनों से मिलकर ही क्या बना है? होमोसेपियंस। जो जीनस और स्पीशीज को डिफाइन करता है वही क्या होता है? होमोसेपियंस होते हैं। जैसे कि मानव स्तनी वर्ग के प्राइमेट्स होते हैं, है ना। हम लोग क्या है? स्तनधारी है, मैमल्स हैं, जिसमें बंदर, कपी और मानव जैसे विकसित जंतु होते हैं। इन सब में मानव सबसे बुद्धिमान होते हैं, है ना। हम बंदर की तरह दिखाई देते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि बंदर हमारी तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट कौन है? हम लोग होते हैं ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए हमें क्या कहा जाता है? बुद्धिमान मनुष्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? यहाँ हिंदी में पूछा है, क्या होता है? बुद्धिमानी आदमी, बुद्धिमान आदमी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स हैं अगेस्टरलाइन, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, प्रोकांसल। क्या होते हैं वो जो होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं? क्या होते हैं? क्रो-मैग्नन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कैसे होता है तो डिस्क्रिप्शन देखो, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं ये, इसीलिए इन्हें प्रारंभिक होमोनाइड्स है ना ये, तो क्रो-मैग्नन भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति आज से लगभग 35 से 50 हजार वर्ष पहले हुई है। निएंडरथल से हुई है ना, आदि निएंडरथल से हुई है। क्रो-मैग्नन मानव के अस्थि पंजर फ्रांस में मिले। कहाँ से मिले हैं? फ्रांस में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रो-मैग्नन मानव के अस्थि पंजर यानी कि जो अस्थियां हैं, है ना, अस्थियां कहाँ से मिली है? फ्रांस से मिली है। आधुनिक वैज्ञानिक इसे वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज या आधुनिक मानव की उत्पत्ति, मतलब कि वो तो मानव जाति का था, लेकिन यहाँ पर आधुनिक मानव की संज्ञा दी है। ठीक है, एक उपजाति
होमोसेपियंस की एक उपजाति बना दिया है जिसको नाम दे दिया है होमोसेपियंस फॉसिलिस, ठीक है, होमोसेपियंस फॉसिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विकास को रिक्त स्थान के तौर पर परिभाषित किया गया है। जैविक विकास को रिक्त स्थान के तौर पर परिभाषित किया गया है। जीन बहाव, उपार्जित गुणों की वंशागति, प्राकृतिक चयन या फिर आनुवांशिक अपवाह, किसके आधार पर परिभाषित किया गया है? जीन बहाव के तौर पर या फिर उपार्जित गुणों की वंशानुगति पर, प्राकृतिक चयन। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, प्राकृतिक चयन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखो, जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं? प्राकृतिक वरण या प्राकृतिक चयन के माध्यम से होते हैं। और इसका सिद्धांत की व्याख्या कौन करता है? पर्यावरण किस प्रकार प्रजातियां और जनसंख्या के विकास को प्रभावित करता है ताकि वो सबसे उपयुक्त का चयन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान विकास के सिद्धांत से संबंधित है। मिलर, चार्ल्स डार्विन, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क और ग्रेगर मेंडल। जैव विकास के सिद्धांत से संबंधित है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चार्ल्स डार्विन के विकास के सिद्धांत से संबंधित है। विकास के सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया है जिसमें प्राकृतिक चुनाव का वर्णन मिलता है। कुछ जीव प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने के बेहतर अनुकूल होते हैं और कुछ में क्षमता वंशागत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में रिक्त स्थान प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जोहान मेंडल, चार्ल्स डार्विन, जॉन डाल्टन, जोहान डोबेराइनर। देखो, डाल्टन और डोबेराइनर जो हैं ये केमिस्ट्री से संबंधित है। बचते कौन है? जोहान मेंडल और चार्ल्स डार्विन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही दे रखा है, डिस्क्रिप्शन पुस्तक थी इनकी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनवाद भी कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन की थी? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी है, आइजैक न्यूटन ने दी है, अरस्तू ने दी है या चार्ल्स डार्विन ने दी? अब जैव विकास का सिद्धांत तो डार्विन से ही संबंधित होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देख लो, नहीं है, ऑप्शन डी ही उसका सही आंसर होगा क्योंकि उन्होंने ही दी थी, डार्विन के द्वारा ही ये पुस्तक दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक? नए जमाने के बंदर, पुराने जमाने के बंदर, होमिनाइड्स, एंथ्रोपिथेकस। कौन सा अलग है? एंथ्रोपॉइड्स के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। क्या आएगा इसका आंसर? एंथ्रोपिथेकस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। ये डिफरेंट है, थोड़ा अलग है ना। कैसे अलग है? तो मानव के एंथ्रोपॉइड पूर्वज के सर्वाधिक विकसित वंश है, 3 वंश है। पहला बंदर वंश आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसिन युग के अंतिम चरण में 2 भिन्न दिशाओं में उत्पत्ति हुई, इन्हीं से नई दुनिया यानी कि दक्षिण और मध्य अमेरिका के बंदर व पुरानी दुनिया अफ्रीका और एशिया के आदि बंदर कहा गया है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नई दुनिया के बंदर कौन है और पुरानी दुनिया के बंदर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिवंश उसी में है। कपिवंश ओलिगोपिथेकस के जीवाश्म से पता चलता है कि कपि मानव वंश की 3 करोड़ वर्ष पूर्व बंदरों के वंश से पृथक हुआ था, जिन्हें क्या कहा जाता है? आदि कपि कहा जाता है। मानव वंश आदि कपियों से आदि मानव पूर्वज के उदय का मूल आधार बना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो पूरा डिस्क्रिप्शन आप ध्यान रखना और नोट भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में रिक्त स्थान जिनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन कॉइड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी। वो क्या था? होमो नेलेडी था, होमो इरेक्टस था, होमो हैबिलिस था या होमो रुडोल्फेसिस था? वो क्या था? होमो नलेडी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, होमो नलेडी। 2015 में होमो नलेडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज हुई थी, है ना। चलो, कहाँ से खोजा था ये? केद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी, दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? लूसी, होमोनलेडी, होमोसेपियंस या ऑस्टियोपिथोलिन्स? अभी 2015 की बात थी ना, होमोनलेडी था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकीग्लोसस के बीच की एक संयोजक कड़ी है। टैकीग्लोसस जो होता है ये दो प्रकार के जंतु का वर्गीकरण का एक ही बंद होता है, ठीक है। यह संयोजक कड़ी होती है। उभयचर और सरीसृप, पक्षियों और स्तनधारियों, सरीसृप और पक्षियों, या फिर सरीसृप और स्तनधारी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा, सरीसृप और स्तनधारी। सरीसृप उन्हें कहा जाता है जो रेंग कर चलते हैं, जमीन पर रेंग कर चलते हैं। स्तनधारी में हम लोग आते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह, कुत्ते वगैरह, बिल्ली, ये सब क्या है? स्तनधारी। चमगादड़ भी क्या है? स्तनधारी। जिनमें मेमरी ग्लैंड होती है वही क्या कहलाते हैं? मैमल्स कहलाते हैं। डिस्क्रिप्शन देखो, टैकीग्लोसस एकिडना सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी होती है। एकिडना स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं जो कि अंडे देते हैं, है ना, अंडे देते हैं। इन्हें कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कॉर्डेटा उसे कहा जाता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। उदाहरण के लिए डकफिल्ड लेटिपस, इनके पास स्तनधारियों के लक्षण जैसे कि बाल, स्तन ग्रंथियां, डायफ्राम तथा सरीसृप के लक्षण। अंडे में योक, अंडे के खोल के साथ अंडा देते हैं। तो ये इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। उत्परिवर्तन, कॉस्मिक विकास, वंशानुक्रम, या फिर किण्वक क्रिया। सही आंसर क्या होगा? जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है क्या है? उत्परिवर्तन। क्या होता है? उत्परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। डिस्क्रिप्शन देखो इसका, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो भी नया जीव उत्पन्न होता है उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं वो उत्परिवर्तन के अंतर्गत ही होते हैं। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन को जीवों में जैव विकास का आधार माना है। ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान लाखों वर्ष से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। एनालॉगस ऑर्गन के थ्रू होता है, होमोलोगस ऑर्गन के थ्रू होता है, जीवाश्म के थ्रू होता है, या क्रमागत उन्नति। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, क्रमागत उन्नति के आधार पर। डिस्क्रिप्शन देखो, क्रमागत उन्नति लाखों वर्ष से आदिम जीवों में क्रमिक कहते हैं, परिवर्तनों का अनुक्रम है। इसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का विकास होता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रमिक सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। देखो आ गया फिर से क्वेश्चन, अभी बताया और अभी आ गया। इसने दिया था डार्विन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? मिलर से, डार्विन से, पूरे से, या मेंडल से? डार्विन से जोड़ेंगे। विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने ही तो दिया था। जैव विकास का सिद्धांत ये दिखा है चार्ल्स डार्विन ने 1809 से 1882 ईस्वी में क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डार्विन के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकता पूर्ति सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय संघर्ष करना पड़ता है ना। सजातीय मतलब एक जैसे जात के, अंतरजातीय मतलब कि उसमें और भी जातियां सम्मिलित। रिक्त स्थान एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिक और बरजीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन है वो? रॉबर्ट डार्विन, आर.एच. व्हिटेकर, मेंडलीव, या लिनियस है। ये लिनाउस नहीं है, लिनियस होगा। सही आंसर क्या आएगा इसका? डार्विन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको यही मिलेगा। चार्ल्स डार्विन एक अंग्रेजी प्रकृतिवाद है, प्रकृति। नेक्स्ट, रिक्त स्थान विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। लेमार्क, डार्विन, वॉलेस, या मेंडल? डार्विन। ऑप्शन बी डार्विन, ठीक है। जैव विकास से संबंधित है, डार्विन ने दिया है तो डार्विन ही तो रहेंगे। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? किसने दिया था? डार्विन ने ही दिया था। ऑप्शन बी। ओ
हॉल्डेन है, मुझे लग ही रहा था कि हॉल्डेन आएगा इसका सही आंसर। डार्विन नहीं आएगा, हॉल्डेन आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, हॉल्डेन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन्होंने सुझाव दिया था कि जो जीव है वो अकार्बनिक अणुओं से मिलकर बने हैं, अकार्बनिक से कार्बनिक में बदले हैं। तो इसी तरीके से सही आंसर क्या आएगा? हॉल्डर। रिक्त स्थान विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। नदी तल, जीवाश्म समुद्री तल या फिर चट्टान। विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान कौन करता है? विकासवादी। चट्टान करती है, नदी करते हैं, नदी तल करता है, जीवाश्म करता है या फिर समुद्री तल करता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो जीवाश्म है ना। जीवाश्म से ही तो पता चलता है कि कौन सा जीव कितने समय से, कितने वर्षों पुराना है। जीवाश्म इसका सही आंसर है। ठीक है, पृथ्वी पर किसी समय प्राचीन काल में जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीव हो, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जंतु हो, वो परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों वो जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों से सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्मनक कहते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन को, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। और ये प्रमाण देता है हमें प्राचीन चीजों का। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किन गैसों का मिश्रण था, ये पूछा गया है। H2, CO2, NH3 और CH4, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया। इसका जो सही आंसर आएगा ये यही, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया। जब सनरेज हाइड्रोजन सल्फाइड पर पड़ी तो ये किसमें कन्वर्ट हो गई? हाइड्रोजन। ठीक है, जब सन रेस यहाँ पर पड़ी तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हुए हाइड्रोजन के और सल्फेट वगैरह के, तो ऑक्सीजन वगैरह भी यहीं पर बन गया था। फिर ये धीरे धीरे, देखो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन नहीं था उसका, फिर धीरे धीरे ये जो ऑक्सीजन में परिवर्तित हुई तो ये ऑक्सीजन फिर गर्म होने लगी, इसका ऑक्सीकरण होने लगा। ऑक्सीकरण होने के बाद में ये भाप, ऑक्सीकरण होने के बाद में इनमें कुछ और चेंजेस आए, जल बना, जल के साथ में जल गर्म हुआ सूर्य के कारण ही, और यही गर्म जल आकाश में जमने लगा। पहले से ही कई सारे गड्ढे वगैरह बने हुए थे धरती पर, और वही जब भाप के रूप में जल जम गया था, वो बरसात के रूप में नीचे बरसा, और फिर क्या हो गया, जो भी गड्ढे खाली पड़े हुए थे वो सारे भर गए, जिन्होंने किसका रूप ले लिया? महासागरों का रूप ले लिया। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और मीथेन। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था, किसका बना था? तो ये बना था अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन नहीं थी, मीथेन थी, अमोनिया था और हाइड्रोजन था। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, मीथेन का होता है CH4 और हाइड्रोजन का होता है H2S था, हाइड्रोजन सल्फाइड था। हाँ, तो हाइड्रोजन का ही रूप ना। क्या नहीं था? तो ये ऑक्सीजन गैस नहीं थी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी, बनी थी ये गैस। ठीक है, बनी थी, सनरेज के थ्रू बनी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सनरेज के थ्रू भी बनी थी और साथ में जो जीवाश्म थे ना, जीवाश्मों से भी अंदर से कुछ भाप निकली थी और उनके संयोग से ये गैसें आपस में टूटी और टूटने के बाद में बहुत सारी गैसों में विभक्त हो गई थी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, किसने दी है? रटा गया होगा पूरा क्वेश्चन ये, कार्बनिक विकास के लिए क्रियाविधि का सुझाव दिया था। कौन थे वो? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं? अवशेषी वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। मस्तिष्क, अकल की डाढ़, अपेंडिक्स या कान की मांसपेशियां। कान की मांसपेशियां यानी कि ये कान का पिन्ना है ना। अब देखो, अवशेषी अंग क्या होते हैं? जो आपके शरीर में तो होते हैं लेकिन उनका ज्यादा प्रयोग नहीं होता। कितने प्रकार के होते हैं अवशेषी अंग? 5 प्रकार के अवशेषी अंग होते हैं। ठीक है, अवशेषी अंग कितने होते हैं? 5 होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला होता है अकल की डाढ़, अकल गार्ड। ठीक है, दूसरा अपेंडिक्स, यहाँ पर दे रखा है अपेंडिक्स। तीसरा होता है कान का पिन्ना,
चौथा होता है शरीर के बाल, शरीर के बाल। और पांचवा होता है, पीछे हमारी पूंछ पाई जाती थी, है ना, तो इसको कहा जाता है बैक टेल, है ना, या आप बोल सकते हो कमर की पूंछ, कमर की। धीरे धीरे ये विलुप्त हो गई है, हड्डी अभी भी है यहाँ पर उसकी, पर धीरे धीरे ये पूंछ विलुप्त हो गई है। तो इसमें से तीन ऑप्शन है, अकल की दाढ़ है, अपेंडिक्स है, कान का पिन्ना है, ये तीनों ऑप्शन है। क्या नहीं है, जो अवशेषी अंग में आता है वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क आपका काम वाला अंग है, काम का अंग है। जिस तरीके से अवशेषी अंग को कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, वैसे ही आपके संवेदी अंग भी होते हैं, ठीक है। संवेदी अंग कितने होते हैं? संवेदी अंग भी 5 होते हैं। संवेदी अंग, संवेदी अंग इंग्लिश में इनको कहा जाता है सेंसरी ऑर्गन। ये कितने होते हैं? ये भी 5 होते हैं। कौन कौन से होता है? आंख होती है, आंखों भी देखने का सेंस होता है। दूसरा होता है कान, सुनने का सेंस होता है। तीसरा होता है त्वचा, ठंडे गर्म का सेंस होता है। चौथा होता है जीभ, आपको टेस्ट का सेंस करवाती है। और पांचवा होता है क्या? आंख, कान, नाक, नाक होती है, ठीक है, सूंघने का सेंस करवाती है। तो ये 5 प्रकार के अवशेषी अंग है, 5 प्रकार के संवेदी अंग। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, मस्तिष्क दे रखा है। अकल की दाढ़, अपेंडिक्स, कान की मांसपेशियां मानव में अवशेषी अंग, जबकि मस्तिष्क मानव में अवशेषी अंग ए, ठीक है। तो आज के वीडियो के या पिछले साल के पेपर के सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए, ठीक है। जितने भी आरआरबी में एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में जितने भी इस टॉपिक से, जय विकास से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे, हमने विथ डिस्क्रिप्शन आपको पूरे समझा दिए। डिस्क्रिप्शन से आपको समझ में नहीं आया तो हमने ओरली आपको पूरा क्लियर करवा दिया कि क्या चीज़ें किस तरीके से हुई थी या हुई होगी, है ना, क्योंकि उस समय हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, तो हुई होगी ऐसा ही बोल सकते हैं। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। आगे की क्लास में हम और भी नए पेपर लेकर आएंगे नए टॉपिक के साथ, तो इन टॉपिक्स को आप पढ़ें, अपनी तैयारी अच्छे से रखें ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपकी तैयारी है आपके जीत का सबसे मेन रास्ता, ठीक है। आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस के करीब रहेंगे। तो जुड़े रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग देखें और हमें फॉलो करते रहें, ठीक है। और अपनी तैयारी भी करते रहें साथ में, कि यहाँ पर बिल्कुल भी नो फीस, आपको बिल्कुल फ्री में सारी जानकारी मिल रही है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और भी लोगों को शेयर करें। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।